हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन के अंदर श्वसन अंगों के बारे में पढ़ा था। आज हम मानव श्वसन तंत्र के श्वसन अंगों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो मानव के श्वसन अंग जो पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था, मानव में श्वसन अंग नंबर 1 बाह्य नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल्स। नंबर 2 नासा गुहिका, नोजल कैविटी। नंबर 3 ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स कहा जाता है। चार नंबर कंठ, जिसे लैरिंग्स कहा जाता है। 5 नंबर श्वास नली, जिसे ट्रैकिया कहा जाता है। 6 नंबर श्वसनी, जिसे ब्रोंकस कहा जाता है। एवं श्वसनिकाएं, ब्रोंकियोल्स। और 7 नंबर फेफड़े, लंग्स। इन श्वसन अंगों का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाह्य नासा छिद्र। बाह्य नासा छिद्र, नॉस्ट्रिल्स। बाह्य नासा छिद्र जो होते हैं वो मानव श्वसन तंत्र के बाहरी छिद्र होते हैं। ये एक जोड़ी होते हैं जो वायुमंडल की वायु को अंदर ग्रहण करते हैं, यानी कि वायुमंडल की वायु जो होती है वो अंदर प्रवेश करती है, श्वसन मार्ग के अंदर प्रवेश करती है, तो इन नासा छिद्रों से करती है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, बाह्य नासा छिद्र एक जोड़ी होते हैं। यह मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र के बाह्य छिद्र है। जो वातावरण की वायु को श्वसन मार्ग में ग्रहण करते हैं। दूसरे नंबर पे श्वसन अंग जो होता है
है जिसे नासिका गुहिका कहा जाता है या नासा गुहिका। नोजल कैविटी, नासिका गुहिका जो होती है वो बाह्य नासा छिद्र और अंतःनासा छिद्र जो होते हैं इनके मध्य का जो अवकाश होता है ये नोजल कैविटी कहलाता है। यानी कि बाह्य नासा छिद्र से प्रारंभ होकर अंतःनासा छिद्र तक का जो खाली जगह होती है, जो अवकाश होता है, ये नोजल कैविटी कहा जाता है। ये नोजल कैविटी जो होती है वो सर्पिलाकार अस्थियों की बनी होती है और ये सर्पिलाकार अस्थियां जो होती हैं वो नोजल होती है, प्रीमैक्सिला होती है, मैक्सिला होती है और एथमॉइड होती है। यानी कि इन अस्थियों से मिलकर ये नोजल कैविटी बनी होती है और इस कारण ये अस्थियां सर्पिल होती है, इसलिए नोजल कैविटी जो होती है वो अत्यधिक घुमावदार होती है। अब नोजल कैविटी जो होती है एक उपास्थि के द्वारा दो अर्धांशों में बट जाती है। उस उपास्थि को मेजेथमॉइड उपास्थि कहते हैं। इन उपास्थि के द्वारा नोजल कैविटी जो होती है वो दाएं और बाएं अर्धांशों में बट जाती है, यानी कि दो अर्धांश हो जाते हैं। इस नोजल कैविटी के अग्रभाग के अंदर रोम पाए जाते हैं और ये नोजल कैविटी जो होती है वो श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है, श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा ढकी हुई होती है और इसके अंदर एक संवेदी झिल्ली भी पाई जाती है। तो इस नोजल कैविटी का कार्य क्या हुआ, यानी कि नोजल कैविटी जो होती है वो वातावरण से आने वाली जो वायु होती है उस वायु को शरीर के ताप के अनुसार करती है, यानी कि वायु को नम करती है या गर्म करती है। अगर वायु ज्यादा गर्म है तो उसको शरीर के ताप के अनुसार नम कर देगी और अगर वायु अधिक ठंडी है तो शरीर के ताप के अनुसार उतना उसे गर्म कर देगी। तो इसका कार्य ये होता है। इसके अतिरिक्त नोजल कैविटी जो होती है वो हवा के साथ में अवांछनीय जो सूक्ष्म कण जो होते हैं, जिससे परागकण हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं और कण हो सकते हैं, जो अवांछनीय कण होते हैं, उन कणों को नोजल कैविटी के अंदर उपस्थित श्लेष्मा और रोम जो होते हैं वो रोक देते हैं, यानी कि आगे नहीं जाने देते। तीसरा कार्य इसका क्या होता है, इसके अंदर संवेदी झिल्ली पाई जाती है। इस कारण यह संवेदी झिल्ली जो होती है जिसे निडेरियन झिल्ली बोलते हैं, निडेरियन झिल्ली जो होती है वो गंध का ज्ञान करवाती। तो इसका कार्य जो हो गया वो वायु को नम एंड गर्म करना, वायु के साथ में अवांछनीय सूक्ष्म कणों को रोकना और गंध का ज्ञान करवाना। तो ये इसके नोजल कैविटी के कार्य होते हैं जो मैं यहां लिख लेता हूं। पहला, नासा गुहिका बाह्य नासा छिद्र एवं अंतःनासा छिद्र के मध्य का अवकाश नासा गुहिका कहलाती है। बाह्य नासा छिद्र और अंतःनासा छिद्र के मध्य का अवकाश जो होता है वो नासा गुहिका कहलाती है। 2 नंबर, नासा गुहिका सर्पिल अस्थियों से मिलकर बनी होती है। सर्पिल अस्थियों से
मिलकर बनी होती है। जो मुख्य नोजल प्री मैक्सिला एवं एथमोइड अस्थियां होती है। अगली बात, नासा गुहिका मेसेंथेमोइड उपस्थिति द्वारा दाएं या दायां एवं बाएं अर्धांशों में विभक्त होती है। नासा गुहिका की अगली विशेषता, नासा गुहिका सर्पिल अस्थियों से मिलकर बनी होने के कारण अत्यधिक घुमावदार होती है। और घुमावदार होने के कारण ही ये वायु को नम और गर्म करने में सहायक होती है। नासा गुहिका के अग्रभाग में रोम उपस्थित होते हैं। इस भाग को वेस्टिबुली कहा जाता है। इस भाग को वेस्टिबुली कहा जाता है। और नासा गुहिका श्लेष्मा झिल्ली द्वारा ढकी होती है। एवं इसमें संवेदी झिल्ली भी पाई जाती है। संवेदी झिल्ली भी पाई जाती है। अब इसका कार्य क्या होता है?
देखिए कार्य के अंदर नासागुहिका जो होती है वो वायु को नम और गर्म बनाती है। किसके कारण? अत्यधिक घुमावदार होने के कारण अधिक क्षेत्र मिलता है, जिससे वायु जो होती है वातावरण से ग्रहण की गई जो वायु होती है उस वायु को शरीर के ताप के अनुसार बनाया जाता है। यानी कि नासागुहिका के नासा मार्ग में वायु नम एवं गर्म होती है। वायु में उपस्थित सूक्ष्म कणों को रोम एवं श्लेष्मा द्वारा रोक दिया जाता है। तथा संवेदी झिल्ली द्वारा गंध का ज्ञान होता है। तो ये होते हैं नोजल कैविटी के कार्य। अगला जो श्वसन अंग है वो है ग्रसनी। 3 नंबर ग्रसनी, जिसे फेरिंग्स कहा जाता है। इसके बारे में हमने पाचन तंत्र के अंदर पढ़ लिया था, फिर भी सामान्य रूप से देख लेते हैं। नोजल कैविटी जो होती है वो अंतःनासा छिद्रों के द्वारा ग्रसनी में खुलती है और ग्रसनी जो होती है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। यानी कि अंतःनासा छिद्रों के पास का जो क्षेत्र होता है ग्रसनी का, इसे नासोफेरिंग्स कहा जाता है। ओरल कैविटी के सम्मुख वाला जो क्षेत्र होता है इसे ओरोफेरिंग्स कहा जाता है और कंठ के पास वाला जो क्षेत्र होता है जिसे लैरिंगोफेरिंग्स कहा जाता है। तो अंतःनासा छिद्रों से वायु जो होती है वो ग्रसनी में प्रवेश करती है। ग्रसनी जो होती है कंठ से होती हुई श्वास नली में प्रवेश करती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ग्रसनी जो होती है वो ग्लोटिस के द्वारा यानी कि घाटी छिद्र के द्वारा लैरिंग्स में खुलती है और लैरिंग्स की सहायता से वो ट्रेकिया में प्रवेश करती है। अंतःनासा छिद्रों से वायु ग्रसनी में प्रवेश करती है। ग्रसनी के मुख्य 3 भाग होते हैं या ग्रसनी को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। कौन सा? एक अंतःनासा छिद्र के पास वाला जिसे नासोफेरिंग्स नासाग्रसनी, दूसरी ओरोफेरिंग्स, मुखग्रसनी, नंबर 3 लैरिंगोफेरिंग्स यानी कि कंठग्रसनी। 3 भागों में विभक्त किया जाता है।
यानी कि आगे हम लिख सकते हैं ग्रसनी ग्लोटिस द्वारा घाटी छिद्र द्वारा कंठ में खुलती है। कंठ यानी लैरिंग्स खुलती है और वायु कंठ के द्वारा श्वास नली में प्रवेश करती है।